जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और विभिन्न एग्जामों को नज़र में रखते हुए जो सामान्य विज्ञान की जो नोट्स दी गई है उसमें आज हम बायोलॉजी के टोटल जो नोट्स दिए गए हैं उसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें टोटल जो है 30 पेज हैं, तो क्वेश्चन जो है इसमें आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनेस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया, अतः इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया, अतः इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों एवं इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया, अतः इन्हें फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और मॉर्फोलॉजी में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के बाहरी रचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के आंतरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है किसका? तो जीवाश्मों का। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवाश्म की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। पर्वत, पहाड़, मैदान, मिट्टी, चट्टान, मकान, मूर्ति की उम्र का पता जो है वो यूरेनियम 235 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। जीवित पेड़ पौधों की उम्र का पता इसके वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जाता है, जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जंतु विज्ञान की उम्र का पता या अध्ययन जेनेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स, इसमें अनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक पदार्थों का। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा पीसम सेटिवम या गार्डन पी का प्रयोग किया। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। इन्हें अपना प्रयोग फल मक्खनी ड्रोसोफिला पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो फल मक्खी फ्लू फ्लाई ड्रोसोफिला पर किया। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र में एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ था। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जो है वो समुद्री क्षेत्र में एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ था। ठीक है, आगे है प्रत्येक सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ जीन होता है और प्रत्येक सजीव में अनुवांशिक इकाई क्या होती है? डीएनए। सजीवों का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो डीएनए को। अनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है जीन की खोज किसने की थी? तो जॉनसन ने। अनुवांशिक गुणों का भाग कौन होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चट्टानों का अध्ययन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन। हाइड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पानी का। जलीय जीव जंतु को एक्वेटिक एनिमल और जलीय पेड़ पौधों को एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है। जल होने वाला मृदा विहीन कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जैसे जल, फल और सिंघाड़ा। वायु में होने वाली मिट्टी विहीन कृषि को एरोफिक्स कहलाता है, जैसे मशरूम की खेती। आगे है एथुनिक्स क्या है? वातावरणीय कारक का मनुष्य के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन। एथुनिक्स क्या है? वातावरणीय कारक का मनुष्य के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन। एग्योनिक्स
एग्योनिक्स में अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक कारक या नियम में सुधार करते हुए जीव जंतु के विकास का अध्ययन। टैक्सोनॉमी या सिस्टीमैटिक्स, इसके अंतर्गत सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी या सिस्टीमैटिक्स में अध्ययन किसका किया जाता है? तो सजीवों के वर्गीकरण का। वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति को कैलोरस नीलियस नामक विद्वान के द्वारा दिया गया, जिसका सबसे बड़ा खंड जो है जगत किंगडम, जबकि सबसे छोटा खंड जाति या स्पेसिस कहलाता है। हाइपोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है निद्रा का अध्ययन। ओनिरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है स्वप्न का अध्ययन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। माइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है फंगी या कवक का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर कीट का अध्ययन किया जाता है। सभी सजीवों में सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग है। सभी सजीवों में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कौन सा है? कीट। जबकि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ा संघ पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा, और सबसे बड़ा वर्ग पूछेगा तो वो है कीट। आर्किनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है माइड मैकोलॉजी, इसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसके कारण फॉर्मिक एसिड लहर देता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। सेरिनोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका? इसके अंदर सरीसृप या रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप या रेप्टाइल का। मैनमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है स्तनधारी का अध्ययन। आगे है कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय का। अगला सवाल है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डी का अध्ययन। कॉन्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उपास्थ्यों का। सर्कोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है मांसपेशियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो है न्यूरॉन। किडनी की एक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन। लंग की एक इकाई है एल्वियोली। ठीक है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? खून या रक्त का अध्ययन। एक्सक्राइनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? इसके अंतर्गत जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि या नली का युक्त ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है। आगे है ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन। कैंसर रोग जो है हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। यह एक असंक्रामक रोग है, अर्थात जिसको होता है वह वहीं तक ये सीमित रहता है। असंक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? मतलब किसी आदमी को अगर कैंसर हो गया तो जो है दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा, इसी को कहते हैं असंक्रामक रोग। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज के लिए विधि को कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी। ओवोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अंडा का। ऑटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कान का। ओडोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दांत का अध्ययन। और ऑथरहिनोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो कान, नाक और गला से संबंधित रोग का अध्ययन। अगला है ऑल्फैक्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है गंध, सुगंध या दुर्गंध का अध्ययन। आगे है डर्मेटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है त्वचा का अध्ययन। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो है वो अंग है। आगे है एक्टिनोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है जीव जंतुओं पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मर्स्यूट्यूड में किसका अध्ययन किया जाता है? समुद्री जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का उत्पादन का। आगे है पीसी कल्चर में अध्ययन किया जाता है मत्स्य उत्पादन का अध्ययन। आगे है एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन जो है ये एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंकुर उत्पादन का। ओलिरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? जमीन पर फैलने वाले
साग सब्जी का अध्ययन। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर विशेष प्रकार के पौधे का संवर्धन एवं विकास किया जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर, इसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन जो है किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। अगला है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो केंचुओं का अध्ययन जो है वर्मी कल्चर में किया जाता है। जैविक उर्वरक वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर की प्राप्ति के लिए केंचुआ पालन किया जाता है। केंचुओं को किसान का मित्र, भूमि की उर्वरता मापने वाला बैरोमीटर, प्राकृतिक हरवाहा कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ के द्वारा मिट्टी को हल्की कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी में ओटो की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। आगे है लेक कल्चर, ठीक है। इसमें जो है लाह की प्राप्ति के लिए लाह के कीट का पालन किया जाता है। लाह के कीट को कुसुम बेर या पलाश के पौधे पर पाला जाता है। कुसुम बेर या पलाश के पौधे पर जो है इसे पाला जाता है। अगला है सेरीकल्चर, रेशम या सिल्क की प्राप्ति के लिए रेशम कीट का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट को शहतूत के पौधों पर पाया जाता है। रेशम के कीट को पालने के लिए शहतूत का पौधा उत्पादन जो है वो मोरिकल्चर कहलाता है। शहतूत का पौधा उत्पादन जो है ये मोरिकल्चर कहलाता है। आगे है रेशम के कीट की 4 अवस्थाएं होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। रेशम के कीट के लार ग्रंथि से निकलने वाला लार में रेशम की प्राप्ति होती है। लार ग्रंथि का विकास लार्वा अवस्था में होता है। लार ग्रंथि का विकास जो है ये लार्वा अवस्था में होता है। पहली बार रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था में होती है। व्यापारिक स्तर पर रेशम की प्राप्ति कोकून अवस्था में होता है। रेशम रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है। रेशम जो है रासायनिक तौर पर क्या होती है? प्रोटीन। अगला चैप्टर है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, अध्याय 2। साइटोलॉजी में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिका का अध्ययन जो है किया जाता है। पहली बार कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसके द्वारा खोजा गया कोशिका एक मृत कोशिका था जो कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया था। इन्होंने ही सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ठीक है। आगे नोट में दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जे थॉमसन और जेड जॉनसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नोल एब्रुस्का के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी की थी, ठीक है। आगे है हालांकि जीवाणु का नामांकन जो है एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। खोज किसने की थी? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इसका नामकरण किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने। अगला सवाल है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। स्लाइडेन एवं स्वान से नामक विद्वान ने सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार कहा गया कि प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई जो है सेल कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ यानी प्लूरियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसे ही माइक्रोप्लाज्मा या गैलोस्टिकम भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, अविकसित कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें लगभग सभी कोशिकांग अविकसित होता है। इस प्रकार की कोशिका में डीएनए एवं आरएनए जीवद्रव्य से संबंधित होता है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो है पाया जाता है। अविकसित कोशिका के अंतर्गत पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा या गैलोस्टिकम, नीला हरित शैवाल, बैक्टीरियोफेज इत्यादि को शामिल किया जाता है। विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। इस प्रकार की कोशिका में सभी कोशिकांग
पूरी तरह से विकसित होते हैं। सभी विकसित कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सभी विकसित कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला पादप कोशिका प्लांट सेल और दूसरा जंतु कोशिका या एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। कोशिकांग है प्लांट सेल और एनिमल सेल। कोशिका भित्ति जो है ये प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। आगे है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में पाई जाती है परंतु एनिमल सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में पाई जाती है। अगला है रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका जो है ये अधिकांश भाग जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटा या बिल्कुल नहीं होता है। आगे है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। न्यूक्लियस ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी। ईआर या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाया जाता है। कोशिका के प्रमुख अंग, ठीक है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहा है उस झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहा है उस झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रसारण एवं विसरण विधि के द्वारा नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और दूसरा केंद्रिका झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला है जीवद्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले द्रव को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रिका। जीवद्रव्य में 80% से भी अधिक भाग में पानी पाया जाता है। शेष भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पाया जाता है। जीवद्रव्य एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है जिसमें स्कंदन का गुण पाया जाता है। जीवद्रव्य के अंदर ही कोशिका के विभिन्न अंग पाया जाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अंग है। डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है क्योंकि इसके आगे बात नहीं दिया गया है। अगला है गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका स्रवण करना है, अतः गोल्जी काय को डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक आणविक परिवहन का नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी से विभिन्न प्रकार का एंजाइम निकलता है जो लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। अगला है लाइसोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार का कोशिका पाचन का कार्य किया जाता है। कभी कभी लाइसोसोम की झिल्ली फट जाने के कारण यह एंजाइम पूरे जीवद्रव्य में फैल जाता है और कोशिका के सभी अंग को पचा डालता है। अतः लाइसोसोम को डी डबी नामक विद्वान ने कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में परिभाषित किया था। किसने किया था? डी डबी ने। अगला है लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अंतःस्रावी जालिका। यह प्रत्येक कोशिका में इकाई झिल्ली से निर्मित एक संरचना है जो कोशिका का कंकाल का निर्माण करता है।
यह दो प्रकार के होते हैं। पहला चिकना अंतःस्रावी जालिका और दूसरा खुदरा खुरदरा या रुखरा अंतःस्रावी जालिका। रफ ईयर में राइबोसोम पाया जाता है। रफ ईयर में जो है राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम केंद्रक में डीएनए एवं आरएनए के रूप में भी पाया जाता है। अगला है रिक्तिकाएँ। यह मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएँ जो है मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पेड़ पौधों में स्फीति का गुण रिक्तिका के कारण ही उत्पन्न होता है। पौधा के तना में प्रकाशानुवर्तन का गुण इसी के कारण उत्पन्न होता है। अगला है लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक। यह पेड़ पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। यह भूमिगत तना एवं जड़ में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा है वर्णी लवक। यह रंगीन होता है, जिसके कारण फल फूल का रंग अलग अलग होता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो विटामिन के कारण। अगला है मिर्च। मिर्च का लाल रंग जो है वो कैप्सनिमीन के कारण होती है। आलू का हरा रंग जो है वो सोलेनिन के कारण होती है। प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण होती है। फूल या गेंदा का पीला रंग जो है वो जैंथोफिल के कारण होती है। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण होती है। सेब का लाल रंग राइबोफ्लोविन के कारण होती है। पत्ती का पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होती है। ठीक है। अगला है हरित लवक। यह केवल हरे पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज सिम्पर नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर नामक विद्वान ने। हरित लवक जो है वो क्लोरोफिली का बना होता है, जिसका मुख्य घटक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का बना होता है, जिसका मुख्य घटक जो है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अवयव है, क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद किया जाता है। अतः क्लोरोफिल को प्लांट किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है क्लोरोफिल के भीतर पाए जाने वाले कण को सेंट्रोम कहा जाता है। सेंट्रोम, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशित प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशित प्रक्रिया गिरेना में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशित प्रक्रिया जो है ये गिरेना में संपन्न होता है। अगला है केंद्रक या न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष या सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को केंद्रक के अंदर में पाए जाने वाले धागानुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है, जो क्रोमेटिन का बना होता है। यह क्रोमेटिन रासायनिक तौर पर न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है गुणसूत्र को अनुवांशिकी गुण का वाहक कहा जाता है। गुण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक गुण का वाहक। माता पिता से बच्चों में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम के द्वारा आता है, किंतु अनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक जीन होता है। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा किया गया था। यह भी डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। प्रत्येक जीन कोशिका पर सजा रहता है और क्रोमोसोम के माध्यम से ही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गति करता है। अगला है गुणसूत्र मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र जो है मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना होता है। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा 1889 के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा कब की गई थी? 1889 में।